नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज के 8 PM में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी हैं। सुधीर कुमार जी से जानना चाहेंगे हालात यहाँ के और उसके बाद ताज़ा जो समाचार होंगे। सुधीर जी, इस वक्त चीफ मिनिस्टर हमारे श्रीनगर बैठे हुए हैं। जी जी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सर्दी बहुत है, बर्फ पड़ रही है और इस बर्फबारी में कश्मीर के अंदर लोगों को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं ताकि उनका पावर कट को देखा जाए, स्नो जो क्लियरिंग्स है उनको देखा जाए, किसी किस्म की लोगों को तंगी ना, पानी की तंगी ना आए। जी जी। लेकिन उसके विपरीत जम्मू के अंदर आज पहली ठंड पड़ी है। आज देखा जाए तो सही, मैंने आज ही पहला दिन ही है। पहला दिन है, लेकिन इससे पहले भी पावर कट इतने लग रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है, कोई पता नहीं है। हर 2 मिनट के बाद बिजली जाती है, हर 2 मिनट के बाद बिजली आती है। ठंड का मौसम चल रहा है, ना कोई किसी किस्म के इनके पास इंतजाम आता है कोई यहाँ पे, ना कुछ है। और ऊपर से इनके पावर हाउस के जो है, उनके गैजेट जो है, जो इक्विपमेंट्स है, इतने पुराने लगे हुए हैं कि वो उनको बदले ही नहीं गए और उनकी मेंटेनेंस के नाम पर कट लगाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद हर रोज हम देख रहे हैं, एक केबल उतार रहे हैं, एक केबल लगा रहे हैं, सारा दिन इसी में चला जाता है। और ये हालात है तो ठंड के कारण लोग परेशान है। चीफ मिनिस्टर कश्मीर को बैठा है और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के सारी सीटें जीतने के बाद भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। नहीं, ये बात दर्श जी, ये तो बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब जैसे ही दिल्ली से आए थे अमित शाह जी को मिलने के बाद, वो उन्होंने अपना जम्मू के सारे दौरे रद्द कर दी, असाइनमेंट जो थी, एंगेजमेंट सारी रद्द कर दी और वो सीधा कश्मीर पहुंच गए। उन्होंने अपने लोगों के साथ वहाँ पे बैठ के वहाँ बातचीत कर रहे हैं। स्नो क्लियरेंस जो है, पावर कट है, पीडीडी की रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं वो श्रीनगर में। एसएमजेसी के साथ हो रही है, मीटिंग हो रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ले रहे हैं, स्पॉट में जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि वो जम्मू से बाई रोड गए थे, इस बार फिर दोबारा बाई रोड ही गए थे, सब रास्ते में देखते गए वो। तो वो अपने जैसे अमूमन यहाँ के लोग, हम लोग कहते हैं कि कश्मीर वाले, कश्मीर की सेंट्रल पॉलिटिक्स, सेंट्रल कश्मीर सेंट्रिक है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इनसे, क्योंकि उन लोगों को मैंडेट कश्मीर से मिला था, तो वो अपने लोगों के लिए वहां पे वो काम कर रहे हैं, अपने लोगों के मुश्किल हालात में अपने लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। ऐसे ही जम्मू में हमने उनको 28 सीट्स दी थी बीजेपी को, लेकिन यहाँ पे किसी भी एमएलए ने आज तक पावर कट के ऊपर क्या किसी भी जम्मू के जो पब्लिक इश्यूज हैं उसके ऊपर बोलने की कोई हिम्मत नहीं की। हाँ, एक चीज थी यहाँ पे, जैसे देवेंद्र सिंह राणा साहब की डेथ के बाद जो जम्मू की वो एक आवाज थे, जिसको हम कहते हैं जम्मू की, वो सब मानते हैं कि वो जम्मू की आवाज से वो बोलते थे। उनके बाद में, उनकी डेथ के बाद में जो बीजेपी है वो सिर्फ, जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो शहीदी चौक तक ही अपना वही वहाँ ही है शहीदी चौक में, ऐसे ही बीजेपी सिर्फ त्रिकुटा नगर में वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वहीं से सब कुछ कर देते हैं, पब्लिक के साथ इनका कोई लेन देन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक नहीं 6 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कभी कोई वहां का जो स्पोक्स पर्सन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन किसी बंदे ने एक भी आवाज अब तक नहीं उठाई कि बिजली की कमी है जम्मू के अंदर पानी की कमी है, सड़कों की प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे स्मार्ट सिटी के नाम पे तबाही मची हुई है, किसी ने आवाज नहीं दी। सिर्फ लोगों से वोट हासिल किए और चुपचाप खामोशी से बैठ के। लेकिन सुधीर जी, बात करते हैं हम क्लाइमेट की। क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट के नाम से लाखों उन्होंने दरख्तों को काट दिया, वृक्षों को काट के रख दिया, लेकिन वो लगाया ही नहीं गया है। टोल प्लाजा बना था, जहां पे टोल प्लाजा बनाने में कितने दरख्त उजाड़ेंगे, लेकिन उसके बाद टोल प्लाजा खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी वहां पे दरख्त नहीं लगे। नेशनल हाईवे आप चल रहे हो, डिवाइडर जो आपके रोड्स के बीच में बने हैं, इन्होंने कहा इनके बीच में भी हम वृक्ष लगाएंगे ताकि हरियाली रहे। और दूसरा, जो व्हीकल्स जाती हैं उनकी लाइट्स और उनके उनके भी फर्क पड़ेगा, हर चीज का फर्क पड़ेगा, क्लाइमेट में फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दरख्त कटते गए और मौसम जो है अपना रंग दिखा रहा है।
नहीं, ये कोई भी हमारे जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे जो हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब तो तीन तीन साइड से चल रहे हैं ना काम अभी जम्मू कश्मीर में। एक एमएचए से चल रहा है, एलजी ऑफिस से चल रहा है और सीएम ऑफिस से चल रहा है। अब जितने भी ये जो प्रोजेक्ट हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, डायरेक्ट सेंटर से चल रहे हैं। ये जिन्होंने, जैसे आपने जैसे दुरुस्त फरमाया कि जितने पेड़ पहले, जैसे हमारे पहले टू वे मतलब सिंगल लेन ये कहेंगे, 2 गाड़ियां आती जाती थी आराम से। आपने देखा होगा कि काफी जम्मू पठानकोट हाईवे पे कितने पेड़ थे, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे कितने पुराने पुराने पेड़ थे। जब इन्होंने हाईवे का नाम लिया तो उसको इन्होंने काट दिया। टोल प्लाजा इन्होंने लगाए वहां पे, लखनपुर में लगाए। सरोवर टोल प्लाजा भी रहा, कितनी देर रहा? 5 से 7 लाख उसकी डेली इनकम थी। जब एनएचए जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, वहां पे एक क्लास होती है, वो मैंडेटरी क्लास है, आपको सड़क के हाईवे के दोनों ओर प्लांटेशन करनी है, पेड़ लगाने हैं और रोड को मेंटेन करना है। इतनी देर टोल प्लाजा टोल प्लाजा रहा और ओपनली उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई पेड़ नहीं लगाया, किसी भी रोड को उन्होंने कोई मेंटेन नहीं किया। वहां से पैसा कमाया और वो अल्टीमेटली वो भी चले गए। ऐसे ही सेम सिचुएशन आप देख लो लखनपुर में जो टोल प्लाजा लगा हुआ है। कहीं भी आपने देखा होगा कि जैसे हम लखनपुर से जम्मू की ओर आते हैं, बीच में इन्होंने डिवाइडर ही खत्म कर दिया। डिवाइडर ही खत्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। उनके बीच में पहले पौधे लगाने का वो था, उन्होंने वो कहा कि ये वाला ये सिलसिला ही खत्म कर देंगे, बीच वाला पौधे लगाने वाला। वहां से इन्होंने हटा दिए, जिसके कारण काफी वहां पे अभी काफी एक्सीडेंट भी वहां पे हुए। वहां पे भी उन्होंने कोई पेड़ नहीं लगाए, जितना वहां पे वो पेड़ थे, हरियाली थी, सभी खत्म कर दिए। बान टोल प्लाजा में भी यही हाल है। एनएचए की जिम्मेवारी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्लास है और उस क्लास को वहां पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एनएचए क्या कर रही है? वो तो सोई हुई है, वो उसने क्लाइमेट के साथ, लोगों की जो जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है। और अगर हम इसके बाद हेल्थ की बात करें, जी जी, हेल्थ मिनिस्टर सकीना इंतु ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में विजिट किया, अचानक छापा मारा और उसने डिससेटिस्फेक्शन कहा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं वहां के हालात के बारे में। वहां डॉक्टर नहीं थे, आप उन्हें इमरजेंसी में गई, कुछ वार्ड्स में गई, वहां पर सीनियर डॉक्टर थे ही नहीं वहां पे। और वहां के जो गंदगी की हालत ये थी कि प्रिंसिपल ने कहा कि यह कंस्ट्रक्शन चल रही है। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बात को मान रही हूँ। अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन चलती है तो उसका पूरा इंतजाम किया जाता है, बिल्कुल, उसका डस्ट का इंतजाम किया जाता है, उनके आगे कर्टन्स डाले जाते हैं, पर्दे बड़े बड़े डाले जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो या किसी चीज की होता है, उसके साथ किसी चीज की दूसरे को प्रॉब्लम ना है। क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है? वहां बाहर जाके देखो, विदेशों में आप देखते हो बहुत कंस्ट्रक्शन होती है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, बात साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी को नुकसान नहीं होता। या कंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, तुम लोग एक चीज बनाने के पीछे 50 चीजें बर्बाद कर रहे हो। और इसने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में जिस इंतजाम से नाखुश दिखाई दिया और साफ लफ्जों मुझसे कहा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये दर्जी दूसरी बार है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, हम बड़ी देर से ये अपने चैनल से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और चीफ मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी, एमएचए को भी, कि ये दिखाने के लिए कि कम से कम जम्मू का जो प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, जो माना, जो हेल्थ मिनिस्टर ने माना है कि जीएमसी जम्मू का जो प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पे हेल्थ की जो फैसिलिटी के जो है ना मात्र के मुताबिक है। यहाँ पे वो उसने कहा कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। प्रिंसिपल साहब ने बड़ा कुछ उनको बताया कि मैं यहाँ पे काम लगा, जैसे आपने बताया यहाँ पे ये लगाया, उन्होंने कहा ये मैं नहीं मानती इस बात के ऊपर, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मुझे कोई चीज नहीं मिली। हाँ, मैं यहाँ एक चीज और यहाँ पे आपको दर्शी बता दूं, अगर हमें कोई कहा जाए तो हम कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे प्रिंसिपल जो है जीएमसी मेडिकल कॉलेज वो एक नाकाबिल आदमी है या नहीं काबिल है। प्रिंसिपल जीएमसी मेडिकल कॉलेज एक अच्छे इंसान है, एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको भी ये आएगी, वो मानेंगे इस बात को आज, कि जो जितने भी जीएमसी के अंदर एचओडीज हैं वो पॉलिटिकल एफिलिएटेड हैं। बिल्कुल, वो सारे के सारे पॉलिटिकल एफिलिएटेड हैं, वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं
और अगर प्रिंसिपल साहब कोई एक्शन भी लेना चाहें तो अंडर प्रेशर होते हैं, ऊपर से उनको फोन आ जाता है, ये हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनको मत कुछ करना। और वो ड्यूटी के दौरान, यहाँ मैं ओपनली कहूंगा कि अपनी वो ड्यूटी के दौरान वो प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आप अपनी सर्जरीज करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और प्रिंसिपल ने भी बड़े बार ये ऊपर तक पहुंचाई बात, उनको भी पता है। लेकिन क्या करेंगे वो, जैसे जिनका ऊपर जो पॉलिटिकल एफिलिएशन जिन लोगों के साथ होती है, शाम को उनका फोन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी पार्टी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उस पर फिर से बैन लगा दिया जाए, ताकि हॉस्पिटल में अपनी अपना टाइम डाइवर्ट कर सके। सबसे बड़ी बात है ये सारी चीज खत्म करने के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस को। और सबसे बड़ी बात है हेल्थ मिनिस्टर की विजिट के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था आपने आना है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा क्या मैं आपको बता के आती यहाँ पे, लेकिन बता के कौन आ रहा है जम्मू के अंदर, बता के आ रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उनको शिकायत करते हैं कि यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट हो रही है, यहाँ पे इलीगल रेडी लगी है, टापे लगे हैं, हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया गया। और जब वो जाते हैं हमें छापा मारने, उससे पहले उसे बता देते हैं कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, और 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए वहां से वो रेडियां हटा लेते हैं, वहां से टापे हटा लेते हैं, उनके जाने के बाद फिर वहीं पे लगा देते हैं। और बड़े बड़े जो गंदगी से भरे हुए जो वहां पे जो स्थान बने हुए गंदगी से भरी हुई रोटियां लोगों को खिला रहे हैं, उनके ऊपर नजर नहीं जा रही, क्योंकि बता के जा रहे हैं वहां से क्या उनको मिल रहा है। बार बार कह रहे हैं, छोटे छोटे रेडी वाले, छोटे छोटे टाबे वाले, छोटे छोटे छापे वालों के छापे उठा के फेंक रहे हैं, दूर उनका नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जिनके बारे में शिकायत है उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे हैं। अगर जाते हैं वहां उन्हें पहले सुना दिया जाता है। ये हाल है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा रामबन में पब्लिक दरबार लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा लाई गई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकतम विषयों पर ऑन द स्पॉट निवारण भी हुआ। कुछ एक विषयों पर तत्काल समाधान के निर्देश जारी किए गए। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सर ये हमारे कुछ इशू है, 5-6 रोड है सर। हाईकोर्ट ने क्या किया? ये उसी में लगने वाली पेपर मैं दसना सर नमस्कार, चौकीदार की अपील है सर, थोड़ी सी 11 शाम के आगे में आया बाबा से आपके साथ वायदा किया था पीएमजी और सारे बातें हैं सर साहब को भी और संसार दोनों अगर रामन और बटोत के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ताराकोट रोपवे विवाद के बीच में कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखेगा। इस मुद्दे का हल बातचीत से ही निकलेगा और उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि रोपवे बनने से पुराने रूट से जाने वाले यात्रियों की संख्या कम नहीं होगी। रोपवे के इस्तेमाल के लिए टिकट कटरा में निहारिका में ही लेना होगा। ऐसे में जो भी रोपवे से जाना चाहेगा उसे कटरा आना ही पड़ेगा। जरूरत पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट पर भी बात की जा सकती है। उपराज्यपाल ने रविवार को राजभवन में ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि रोपवे का निर्माण राष्ट्रीय हरित अधिकरण व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हो रहा है। एनजीटी ने पुराने मार्ग से घोड़े व खच्चरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कहा है। बोर्ड उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। एलजी ने कहा कि श्रद्धालु व हितधारकों की सुविधा के लिए ही पुराने रूट का चौड़ीकरण हो रहा है। सजावटी स्ट्रीट लाइटें व फसाइड लाइटें लगवाई जा रही हैं। वान गंगा घाट का विकास किया जा रहा है। आगे भी जो सुझाव आएंगे उस पर विचार किया जाएगा। एलजी ने कहा कि कटरा एक्सप्रेस वे को लेकर कुछ चिंताएं सामने आई हैं, उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण उत्पन्न बिजली आपूर्ति संकट को अब हल कर लिया गया है, जिससे निवासियों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 41 अव्यवस्थित 33 केवी फीडरों में से 37 को सुधार कर फिर से चालू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 739 प्रभावित 11 कवर फीडरों में से
639 को भी बहाल कर दिया गया है, जिससे बिजली बहाली के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी बचे हुए फीडर शाम तक चालू होने की उम्मीद है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मेहनत की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि पीडीडी टीम को इस बर्फबारी के बीच इतने कम समय में निरंतर प्रयासों के लिए काफी बधाई। पीर पंचाल के पहाड़ों पर हुई ताज़ा बर्फबारी के साथ ही घुसपैठ के प्रयास में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में सेना ने गश्त बढ़ा दी है। मौजूदा समय में पीओके में करीब 1.5 दर्जन लॉन्चिंग पैड हैं, जिन पर 150 से अधिक आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। इसलिए खून जमा देने वाली ठंड के बीच सीमाओं की सुरक्षा में तैनात सेना के जवान 4 से 5 फीट तक जमी बर्फ में भी तारबंदी के नजदीक गश्त कर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को विफल करने में जुटे हैं। धुंध और रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर नजर रखने में थर्मल अमेजिंग डिवाइस, नाइट विजन कैमरे और यूएवी ड्रोन सहित अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली का उपयोग जवान घुसपैठ रोकने के लिए कर रहे हैं। घुसपैठ रोधी कार्रवाई में अत्याधुनिक तकनीक और अभिनव रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में अंदरूनी हालात खराब होने के बाद आईएसआई और अन्य आतंकी संगठनों के बीच बैठक हुई है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। आतंकियों की ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ करवाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। इस इनपुट के आधार पर एलओसी पर सेना के जवानों ने चौकसी और बढ़ा दी है। पुंछ का सुरमे जिला मौसम की पहली बर्फबारी के साथ एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल गया है, जिससे इसके निवासियों में खुशी और आशावाद आ गया है। बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों ने न केवल स्थानीय आबादी के उत्साह को बढ़ाया है, बल्कि क्षेत्र की प्राचीन सुंदरता का अनुभव करने के उत्सुक पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बर्फबारी के कारण पुंछ में भी पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्नोबॉल लड़ाई, स्लेजिंग और लुभावने परिदृश्यों को कैद करने जैसी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए पूरे क्षेत्र से पर्यटक पीर पंचाल क्षेत्र के नूरपुर जैसे सुंदर स्थानों पर आ गए हैं। होटल और भोजनालयों सहित स्थानीय व्यवसायों में गतिविधि में वृद्धि देखी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी बढ़ावा मिल गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर एक सफ़ेद चादर बिछ चुकी है, पहाड़ जो है पूरे सफ़ेद हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आया था, एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर बर्फ़ को। और लेकिन यहाँ पर एक कमी हमें नज़र आई कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसे बंदोबस्त नहीं किए गए हैं, तो उनको भी थोड़ा इस तरफ नज़रसानी करनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हट्स वगैरह बनने चाहिए। यहाँ पर अगर कुछ होटल्स वगैरह होते तो मुझे लगता है कि दूर दूर से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर लोकल टूरिस्ट जो है यहाँ पर आकर बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं। उधमपुर पुलिस द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है और लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है। वहीं एसएसपी उधमपुर आमोद अशोक नागपुरी की माने तो नशा तस्करों के खिलाफ जारी इस जंग में वर्ष 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 77 मामले दर्ज किए गए और 104 के करीब नशा तस्करों को हिरासत में लिया गया और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने नशा तस्करों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि उधमपुर जिला में नशा तस्करी बंद कर दें, नहीं तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुहिम के तहत कुछ बड़े नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया है। देखिए, वर्ष 2024 में जो है उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस के तहत 77 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 104 ड्रग पेडलर्स को जो है अब तक जेरबंद किया गया है। साथ ही साथ 7 हार्डकोर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ पिट एनडीपीएस की सख्त कार्रवाई की गई है और उनको डिटेन किया गया है। 4 ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी, जिनकी मालियत लाखों में है, वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने अटैच की है एनडीपीएस एक्ट के तहत। एक पूरे ज़िले का एक डिजिटल सर्विलेंस मैकेनिज़्म बनाया गया है ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़, जिसमें आज तक जितने भी ड्रग पेडलर्स ज़िला उधमपुर में मुलव्वस रहे हैं नशे के केसेस में, उनके ख़िलाफ़ आइदर डिजिटली या फिर उनको फिज़िकली पुलिस स्टेशंस में तलब करके मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्हीं के ज़रिए वाइटल इंटेलिजेंस जो है इकट्ठा की जा रही है और आए दिन ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है नशे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ चल रही है, जिसमें लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, नशे की चीज़ें जो है वो बरामद की जा रही है। हमने पिछले ही दिनों पिछले कुछ सालों से जो सीज्ड ड्रग्स थे, जो हमारे मालखानों में या थानों में पड़े हुए थे
ऐसे तकरीबन 2000 किलो ड्रग्स जो है ड्रग डिस्पोजल कमेटी के। उधमपुर के चबूतरा बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से एक कार और एक हार्डवेयर शोरूम को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार इस खंभे के शॉर्ट सर्किट होने की आशंका के बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया। खंबे की अग लगी, इधर मीटर है बड़े ज़्यादा, खंबे अग लगी। 2-3 दिन का खंबा भी शॉर्ट करा था। बिजली डिपार्टमेंट की बड़े फोन किए, बड़े बारी इतने गोल मार के जाइए, आख्या कोई इतने नहीं आया। लैने भी गए, बंदा नहीं आया, ठहरी जाने घंटे बाद ने कोई इतने नहीं आया। असने अपने लैवल पर जो करना किया, ऐसा कुछ नहीं होया। 2-3 दिन दिखे रहे, कुछ नहीं किया। सवेरे थे अचानक किसी खंबे अग लगी, खंबा फकोइए पूरा, दिखा थोड़ा सामने सब कुछ है। ये चलो वैलिंग टाइम फायर ब्रिगेड आई तो थोड़ा बचाव ही, अदरवाइज हादसा तो बड़ा ज़्यादा हो जाना। गड्डियाँ देखो कोई नहीं लोगों दी, नुकसान से काफ़ी होगा। दिखा दे 5-6 गड्डी लगनी हो, बिजी शेड्यूल होंगे, सारे स्कूल का टाइम होंगे, स्कूल बस भी आ दी होंगी, बड़ा हादसा होने को बची है। ये बड़ी गल है। चलो माता रानी का शुक्र हो, बचाव ही है सब कुछ। पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम खड़े हैं, ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो लोगों की इकॉनमी है, यहाँ पे उसी पे लोग ये डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर फील्ड को मैं ये समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने अपनी तरफ से इतने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन, अपने जैसे लोगों को अच्छे सस्ते रेट्स पे खाद मिलते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा रूरल इंडिया जो है ये स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन हो और आगे बढ़े, ताकि हमारे जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो तरक्की करें। मिनिमम गारंटी, आपको सबको पता होगा, मनरेगा जो स्कीम है उसको लॉन्च करने वाले मनमोहन सिंह जी ही थे। और मनमोहन सिंह जी ने ये इंश्योर किया हुआ था कि देश के अंदर मिनिमम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट हर एक सिटीजन को मिलेगी। तो ये जो स्कीमें उन्होंने लॉन्च की थी, मैं ये समझता हूँ इनको आगे बढ़ाना चाहिए और हम सबको, पर्टिकुलरली यूथ को, ऐसे महान आत्म जो इंसान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स J&K चैप्टर द्वारा मार्बल मार्केट जम्मू में 11th बिल्डिंग मटेरियल एक्सपो का आयोजन किया गया। इस साल की जो एग्जीबिशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें हम इनॉग्रल J&K चैप्टर अवार्ड्स भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर रीजन से अलग अलग कैटेगरीज, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंटीरियर्स कैटेगरीज में आर्किटेक्ट, अपने जो टैलेंटेड आर्किटेक्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास काफ़ी एंट्रीज आ भी चुकी हैं। और इसके अलावा बेस्ट स्टूडेंट थीसिस अवार्ड भी हमने रखा है, जो फाइनल ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए है। ये एग्जीबिशन आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जो होने जा रही है एग्जीबिशन, इसमें आए, अपना योगदान दें और नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें उसमें हम अपना सहयोग दें। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।